केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली। योगी सरकार 2.0 में बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही इस बार केशव मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल के सहारे बीजेपी 2024 के किले को भेदना चाहती है, इसलिए हर जाति और हर क्षेत्र को तवज्जो दी गई है। सीएम योगी का मेगा कैबिनेट अब 2024 के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये सुशासन की शपथ है। ये शपथ यूपी की जनता के एक बेहतर भविष्य के लिए है। ये शपथ विकास के लिए है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये महज एक शपथ नहीं है, ये यूपी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की शपथ है। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सीएम योगी की शपथ को केवल इकाना स्टेडियम में बैठे 70,000 लोग नहीं देख रहे थे, बल्कि करोड़ों लोग मोबाइल और टीवी पर भी अपने बेहतर भविष्य के रूप में बनते देख रहे थे। इस शपथ ग्रहण को खास बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जिस दिन ये तय हुआ कि सीएम योगी का शपथ ग्रहण अटल बिहारी वाजपेयी कारा स्टेडियम में होगा, उसी दिन से इसे संवारने का काम चल रहा था। इसके ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के गवाह बने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, बॉलीवुड जगत की जानी मानी हस्तियां और कई उद्योग जगत से जुड़े लोग। आज से पहले शायद लखनऊ कभी भी इतने बड़े स्तर के आयोजन का गवाह नहीं बना था। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत को मोदी लहर से जोड़ा गया था, लेकिन 2022 के चुनाव में मोदी और योगी एक टीम की तरह नजर आए। पूरी बीजेपी योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ती नजर आई। दरअसल योगी के लिए 2022 का चुनाव बड़ी चुनौती था, क्योंकि पहली बार वह एक ऐसे दल का नेतृत्व कर रहे थे जिसने 300 से ज्यादा सीटें पहले ही हासिल करके दिखाई थी। इन चुनाव में बीजेपी ने फिर से जीत हासिल कर ली है और योगी आदित्यनाथ फिर से प्रदेश के सीएम बन गए और अब बीजेपी का फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 2019 वाला करिश्मा 2024 में दोहराने के लिए बीजेपी ने काम तो जीत के बाद से ही शुरू कर दिया था। बीजेपी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए फिर से एक बार जातीय समीकरण को साधने में लगी है। इसको आप योगी सरकार 2.0 की कैबिनेट में शामिल किए गए मंत्रियों से समझ सकते हैं। इसमें हर किसी को हिस्सेदारी दी गई है। सिर्फ जातीय समीकरण को ही नहीं साधा गया, बल्कि क्षेत्र के हिसाब से भी समीकरणों को साधा गया है। 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी की सीटें भले ही घट गई हों, लेकिन बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, यानी जनता का भरोसा बीजेपी में और बढ़ा है। अब चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद योगी सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिससे सीएम योगी को 2024 के चुनाव से पहले पार पाना होगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी की समस्या। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी इसको लेकर कई बार कह भी चुके हैं कि सरकार बनने के बाद युवाओं के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा छुट्टा जानवरों की समस्या से जनता को निजात दिलाना भी योगी सरकार की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने छुट्टा जानवरों के मुद्दे को जमकर उठाया था। हालांकि सीएम योगी का इस वक्त पूरा फोकस जनता को योजनाओं का लाभ पहुंचाकर अपने वादों को पूरा करना है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है और साथ ही साथ सहयोगी विनीत दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राघवेंद्र जी आपका। जाहिर तौर पर शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाया गया
वीवीआईपी मूवमेंट भी देखने को मिले। अब जाहिर तौर पर अब ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, तो ये शपथ ग्रहण समारोह और जिस तरीके से जातिगत समीकरण बैठाया गया, क्षेत्रवार समीकरण बैठाया गया, तो 2024 की तैयारी है। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हमारी अगर सरकार जिन राज्यों में नहीं है, हम लोग संगठन के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। जिन राज्यों में सरकार है, सरकार के माध्यम से सेवा करते हैं। हम लोग 24/7 लगातार सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। हम लोग चुनाव मोड में हमेशा रहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय कल्याण सिंह के अंत्योदय विषय को लेकर के ईमानदारी से हम लोग समाज में काम करते रहते हैं। हम लोग ये कहा जाए कि हम लोग 2024 की तैयारी करने वाले, हम लोग 2024 नहीं 2027 की भी तैयारी आज से शुरू कर दी है। हम लोग संगठन के माध्यम से लगातार काम करते रहते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष तक लगातार सड़कों पर रहते हैं। हम लोगों ने चुनाव में पूरी ईमानदारी से काम किया। और जो जैसे ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी के जिन विषयों को लेकर के मजाक बनाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी के कहते थे कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा है, जिस तरीके से उनको चिरंजीवी कहा जाता था, जिस तरीके से हमारे तो एनकाउंटर पुलिस विभाग ने किए तो उनको ठोको-नींद कहा जा सकता था, ये हमारे प्लस पॉइंट हुआ करते थे राहुल जी। समाजवादी पार्टी ने इनको मजाक उड़ाया। समाजवादी पार्टी को जो जिस गति पर उत्तर प्रदेश की जनता ने पहुंचाया है, वो सब आप लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ईमानदारी से संघर्ष करने वाली पार्टी है और हम लोग निश्चित रूप से अगले लोकसभा चुनाव में 2 वर्षों बाद जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के निकलने वाले। ठीक है, एनके सिंह सर, क्या लगता है आपको? हर एक चेहरा आपने देखा होगा और बेहद आराम से शपथ ग्रहण समारोह को देखा होगा स्क्रीन पर। आपको क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा जो गठन है ये 2024 को लेकर है, लेकिन राघवेंद्र जी कह रहे हैं हम तो 2027, हमें लग रहा ये भी कह सकते थे कि 2029 तक भी। 24 वास्तव में इनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। 24 मोदी जी की चिंता है और आज भी जो वोट मिलते हैं वो मोदी जी के नाम पे मिलते हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव है तो उसमें मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है। आपने देखा होगा कि 2019 में वोट परसेंटेज 10 बढ़ गया, तो ये मोदी जी का कमाल है। लेकिन हाँ, 27 के लिए वोट में है। ये सही है कि बीजेपी एक डायनेमिक पार्टी है और हमेशा वो पब्लिक वोइंग के लिए लगातार सतत प्रयत्न करती है। उनका कैडर स्ट्रक्चर है, कमिटेड कैडर स्ट्रक्चर है। उसके अलावा बाहर से भी लोगों को लाने में उनको कोई गुरेज नहीं होता है। तो ये सब सारी चीजें हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि उनका मॉडल सफल रहा। हालांकि हम लोग उसमें बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था हम लोगों को कि सफल होगा और हम भी गलत साबित हुए। लेकिन ये हकीकत है कि उनका मॉडल 3 तरह का था। एक तो गवर्नेंस का था जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू था। दूसरा डिलीवरी मैकेनिज्म था जो वो गरीबों को दे रहे थे, वो भी मॉडल अच्छा रहा। और इन दोनों के अलावा जो एक हिंदुत्व का एक व्यापक, आज आपने देखा होगा पूरा शहर भगवा हो गया था लखनऊ, तो जो ये हिंदुत्व का डोज है वो हमेशा उसके साथ रहता है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये मॉडल अपने आप में सक्सेसफुल है और ये सही है कि हम लोग अब उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे तो शायद ये भूल जाएंगे कि आने वाले दिनों में आपके चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। एक्सपेक्टेशन यहां तक तो आ गया है, आपको 31 तारीख को 5 किलो अनाज खत्म हो रहा, केंद्र सरकार रोकने जा रही है। क्या योगी? हालांकि ये जानेंगे। रुक करते हैं विनीत का। विनीत, जाहिर तौर पर ब्रज क्षेत्र की बात करें तो ये उम्मीद थी कि और भी चेहरे जुड़ेंगे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा नाम काट दिया जाता है श्रीकांत शर्मा का। जाहिर तौर पर केवल 2 चेहरे इस मंत्रिमंडल में, आखिर क्यों? देखिए बिल्कुल, और मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहना चाहूंगा कि लगातार आपने मंत्रिमंडल का चेहरा देखा होगा। संभावित नाम की तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आपने देखा होगा तमाम बड़े जो पुराने जो दिग्गज थे उनके नाम काट दिए गए, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह, चाहे श्रीकांत शर्मा का नाम था, सतीश महाना का नाम था, तमाम दिग्गज से उनके नाम थे। ब्रज क्षेत्र की अगर बात करें तो ब्रज क्षेत्र में जो रिजल्ट था वो काफी अच्छा निकल कर आया था, लेकिन तमाम सारी अटकलें और तमाम सारे आरोप पहले से ही लगते रहे थे। जो स्थानीय वहां की जनता थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुष्ट थी और ये तमाम जो कवायद थी, जो शिकायतें थी, वो पहले से ही यहाँ पहुंची थी। सभी बातों को ध्यान में रखा गया। हो सकता है कि श्रीकांत को कुछ और आगे चलकर अलग कुछ स्थान दिया जाए इस पूरे मंत्रिमंडल के अलावा, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर हम आगरा की अगर बात करें, सबसे ज्यादा मंत्री वहां पर दिए
4-4, 5-5 मंत्री वहां पर दिए, तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर पूरा एक निशाना साफ स्पष्ट है। जो आगरा है वो दलितों की राजधानी कही जाती है, और ऐसे में जब उन्होंने देखा कि वहां से एक अच्छा रिजल्ट मिला है तो आगे कैसे दशा तय की जाए उसको देखते हुए तो यही कुछ पूरे उत्तर प्रदेश में छवि दिखाई दी। तमाम नए चेहरों को तवज्जो दी गई, तमाम ऐसे चेहरे थे जो जीत नहीं पाए थे लेकिन उसके बावजूद भी उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो सभी बिंदुओं पर ध्यान रखे हुए ये देखा जाए तो एक बेहतर रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर आया, और ऐतिहासिक दिन था। तो जाहिर सी बात है कि तमाम तस्वीरें हम सुबह से लगातार आपको दिखाई रहे हैं। मैं समय 5KD पर मौजूद हूँ और रात्रि भोज भी होना है। अभी कैबिनेट की बैठक चल रही, बैठक में हमारे साथ है और क्या कुछ नई अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर अगर पिछले 5 साल का हिसाब किताब देखें तो विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जाता था कि जाति विशेष की बात बार बार कही जा रही थी, लेकिन इस जो कैबिनेट का गठन हुआ है, जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें इन आरोपों को धाता बता दिया गया है। और एक चीज और, ये कहा जाता था कि ब्राह्मणों को इस सरकार में उम्मीद कुछ नहीं, उनका अपमान होता रहा, लेकिन इसी शपथ ग्रहण समारोह में दिखा दिया गया कि किन किन जातियों का और सबका साथ सबका विकास का जो नारा बीजेपी देती है वो तस्वीर सबके सामने है। देखिए राहुल, 2 चीजें हैं जिन आरोपों का और जिन बातों का आपने जिक्र किया। निश्चित तौर पर पिछले अगर हम 3 सालों की बात करें तो 3 सालों के दौरान चाहे हम पिछड़ों की अनदेखी की बात करें या फिर ब्राह्मणों की अनदेखी की बात करें, ये मुद्दे उठाए गए, लेकिन समझने वाली बात है कि ये मुद्दे उठाए किसके द्वारा गए। विपक्ष चूंकि लगातार कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष भाजपा को घेरने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन उस पर असफल रहा। फिर उसके बाद विपक्ष को ख्याल आया कि जो जातीय गठजोड़ है, अगर हम जातीय जो एक जकड़न है उसको आधार बनाकर भाजपा को घेरते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ उसको फायदा हो सकता है। और अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो निश्चित तौर पर चाहे हम ब्राह्मणों की अनदेखी की बात करें या फिर पिछड़ों की अनदेखी की बात करें, इन दोनों मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लीड बनाता हुआ नजर आया। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सब कुछ धरा का धरा रह गया। जो जातीय समीकरण है वो सारे ध्वस्त हो गए। जो आरोप ब्राह्मणों को लेकर लगाया गया वो सारे आरोप निराधार निकले, क्योंकि ब्राह्मणों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। जहां तक सवाल नई कैबिनेट के गठन का है तो नई कैबिनेट में देखिए सबसे ज्यादा पिछड़े चेहरों को सामने रखा गया है। और चूंकि हम लोग लगातार राहुल इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि जो नई कैबिनेट बनेगी, जो नई सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं ना कहीं 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसकी साफ झलक देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, खासतौर पर अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, जातिगत समीकरण की बात हो रही तो एक रिपोर्ट न्यूज स्टेट दर्शकों को दिखाता है जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और इस शपथ ग्रहण समारोह में एक साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन योगी सरकार के इस शपथ ग्रहण में जाति समीकरण के हर पहलू पर ध्यान रखा गया। योगी कैबिनेट का जाति समीकरण क्या कहता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं देवी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत की प्रभुता, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो इतिहास रचा था वो सच साबित होता दिखा। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। सीएम योगी के साथ 52 मंत्रियों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट को अगर करीब से देखें तो इस कैबिनेट के जरिए सोशल इंजीनियरिंग साधने की बेजोड़ कोशिश की गई है। योगी के साथ साथ शपथ लेने वाले सभी चेहरों के जरिए समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसको इस तरह से समझिए कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कुल 52 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8 ब्राह्मण मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है। 8 मंत्री एससी समाज के बनाए गए हैं। ठाकुर समाज से 6 कैबिनेट मंत्रियों को जगह मिली है। 5 मंत्री जाट समाज से बनाए गए हैं। 2 कैबिनेट मंत्री भूमिहार समाज से बनाए गए हैं, जबकि 1 कैबिनेट मंत्री कायस्थ समाज से बनाए गए हैं। मुस्लिम समाज से भी 1 राज्य मंत्री बनाए गए हैं।
जाहिर है इस बार की योगी कैबिनेट में क्षेत्र और जातिगत समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। कैबिनेट का आकार पिछली कैबिनेट की तरह ही है। कैबिनेट में अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों का भी ख्याल रखा गया है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक मंत्री कैबिनेट में लाकर सबका साथ और सबका विकास वाली बात को दोहराने की कोशिश की गई है। नई सरकार में दानिश आजाद अंसारी को मोहसिन रजा की जगह दी गई है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कई नए चेहरे योगी कैबिनेट में दिखाई दे रहे हैं। इनमें लक्ष्मी नारायण चौधरी, बेबी रानी मौर्य समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कहा जा सकता है कि शपथ 2022 की है, लेकिन पथ 2024 का भी तैयार किया जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के हर एक पहलू को ध्यान में रखा गया है। हर वर्ग से मंत्री बनाकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के हर पहलू पर काम किया है। अब देखना होगा कि 2022 के इस प्लान से 2024 की राहें कितनी आसान होंगी। टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं श्रीकांत शर्मा। मथुरा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं श्रीकांत शर्मा, और पिछले 5 साल जो कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर सेवा दी सरकार में, लेकिन इस बार उनकी जगह नहीं। अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। विनीत दुबे का रुख करते हैं। विनीत, कुछ देर पहले ही चर्चा कर रहे थे कि श्रीकांत शर्मा को लेकर क्या, अब यह खबर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। देखिए बिल्कुल राहुल, मैं लगातार आपसे यही अभी चर्चा का विषय था और यही हम बता रहे थे कि ब्रज क्षेत्र में तमाम ऐसे चेहरे हैं। ब्रज क्षेत्र का नतीजा हमेशा ही ऐसे ही ज्यादा रहा है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो तब भी नतीजे बहुत अच्छे थे और इस बार भी नतीजे बहुत बेहतर निकल कर आए थे। और खास ध्यान जो है वो इस बार ब्रज क्षेत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी था। आपको याद होगा करीब 18 से 19 बार सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रज क्षेत्र पहुंचे थे और इस बार जो संगठन की तमाम जो बैठक हुई थी इसमें निश्चय लिया गया था कि ब्रज को कैसे आगे बढ़ाना। ब्रज अगर हम आगे हमारे हाथों में होगा तो आगे उत्तर प्रदेश की कमान हमारे हाथों में होगी, और वही कुछ दिखाई भी दिया और उसी का भरोसा जताया। आज जरूर मंत्रिमंडल में श्रीकांत जी शर्मा को शामिल नहीं किया, लेकिन चर्चाएं यही थी कि देर रात तक। ठीक है, अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, अब ये खबर आ रही है कि श्रीकांत शर्मा को प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो संगठन को मजबूत करेंगे। जाहिर तौर पर अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर स्वतंत्र देव सिंह को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर ऐसा होता है तो? देखिए राहुल, स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट में शामिल किया जा चुका है और जहां तक सवाल श्रीकांत शर्मा का है तो जब आज तमाम मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो जब श्रीकांत शर्मा का वहां पर नाम नहीं आया तो इस नाम ने सबको चौंकाया, क्योंकि श्रीकांत शर्मा की अगर बात करें तो श्रीकांत शर्मा वो मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और चुनाव के दौरान सबने देखा कि जिस विभाग के वो मुखिया हुआ करते थे पिछली सरकार में, उस विभाग ने बेहतरीन काम किया और चुनाव में उसे बार बार भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज जरा अविनाश ये समझा दीजिए कि ब्राह्मण चेहरे पर जोर क्यों दिया जा रहा है, जबकि देखा जाए चाहे कैबिनेट की बात करें चाहे मुख्यमंत्री की, और अब एक और ब्राह्मण चेहरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर जो खबरें आ रही हैं ये अगर सच साबित होती है, श्रीकांत शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी, वो भी मथुरा को इस बार बार कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि लगातार पिछले कुछ महीनों में चर्चा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर उठी है। देखिए निश्चित चुनाव के दौरान आपने देखा कि बार बार इस बात पर बीजेपी नेताओं ने जोर दिया कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के एजेंडे में अब मथुरा कह सकते हैं कि सबसे ऊपर है। और जहां तक सवाल ब्राह्मण चेहरे का है तो जो पार्टी के सूत्र हैं, चुनाव से पहले ही कहीं ना कहीं जो हम लोग पास जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक ये कहा गया कि जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा, चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्र देव सिंह का जो कार्यकाल था वो लगभग पूरा होने वाला था और ये तय था कि चुनाव के बाद स्वतंत्र देव सिंह को एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में कैबिनेट में जाने के बाद ये बिल्कुल तय हो गया था कि अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है। और देखिए जहां तक सवाल जातीय समीकरण का, चूंकि हम लोग बार बार इसलिए भी जिक्र कर रहे थे कि जो आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्राह्मणों की अनदेखी की, तो चूंकि अगर मंत्रिमंडल में ठीक ठाक ब्राह्मण चेहरों को जगह दी गई है, लेकिन 2024 को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ब्राह्मण चेहरा होगा। और जो पार्टी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि श्रीकांत शर्मा को ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए उसके पीछे राघवेंद्र जी, एक यूथ और ब्राह्मण चेहरा जाहिर तौर पर, और ब्रज क्षेत्र या कह पश्चिम का ये इलाका, तो बेहतर तालमेल आप लोग बैठा ले गए।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जब कोई भी निर्णय होता है तो बहुत ही विस्तार से उस पर चर्चा की जाती है। हर स्तर के लोगों को उसमें सहभागिता रहती है। जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इन विषयों की चर्चा की जाती है। तो हम लोगों के जो भी निर्णय होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कोई चूक की गुंजाइश बहुत कम होती है। हम लोग अगर श्रीकांत शर्मा जी बनते हैं या अन्य कोई बनता है तो निश्चित रूप से ऐसा कोई व्यक्ति जरूर बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी का खाटी कार्यकर्ता होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जिताने का कार्य करेगा। ठीक है। एक एनके सिंह सर, एक सवाल, क्योंकि अगर 2014 में देखें बंपर जीत इसी उत्तर प्रदेश से और 2017 में बंपर जीत, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव हुआ, थोड़ी सीटें घटी, फिर विधानसभा चुनाव हुआ, थोड़ी सीटें घटी। बीजेपी को क्या कुछ करने की जरूरत है? कैबिनेट को आपने देख ही लिया, और क्या आप अलग दाव पे, चाहे जातिगत हो या क्षेत्रवार हो, तो अब और क्या कुछ करने की जरूरत है कि ताकि 2024 बेहतर हो बीजेपी के लिए? राहुल, नहीं, ये अनफेयर एनालिसिस होगा कि सीटें कम हुई है। देखिए, एफपीटीपी सिस्टम में सीटें इंडिकेटर नहीं होती हैं किसी पार्टी का पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी का। जन स्वीकार्यता परसेंटेज ऑफ वोट से दिया जाता है। और आप अखबारों में जैसे देखिए 14 में बंपर जीत, 17 में बंपर जीत, लेकिन 19 में देखा जाए तो वो सीटें नहीं मिली। 22 में जो उम्मीद थी वो सीटें नहीं मिली। राघवेंद्र जी, क्या है प्लान आप लोग का 2024 को लेकर? आप तो कह रहे थे 27 को लेकर, तो प्लान तैयार है? कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग निरंतर सड़कों पर रहते हैं। हम लोग जो है निश्चित रूप से अब कल से 2024 को लेकर के कमर बांध लेंगे, कमर कस लेंगे। हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान आ चुका है। उनसे जब किसी पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा 78 सीटें हम लोग जीतने के तरफ है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य 80 के 80 सीटों का होगा और उस विषय में कल से हम लोग लग जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आराम करने वाली पार्टी नहीं है, न ट्विटर खेलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी का क्या होगा अब अखिलेश यादव जाने। उन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चलाई, पैतृक संपत्ति के तरीके उनको मुख्यमंत्री का दायित्व मिल गया, निश्चित रूप से उनको स्वीकार। लेकिन अब वो संघर्ष क्या करेंगे? उनमें संघर्ष का मात्रा ही नहीं है राहुल जी। समाजवादी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया है तो वो उनको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे काम करेगी और 80 के 80। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी और एनके सिंह जी, आप दोनों का, और विनीत, अविनाश, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट को पूरी तरीके से देखें तो हर एक जाति को इसमें रखा गया है। जातिगत समीकरण बेहतर बैठाया गया, तालमेल बेहतर तरीके से बैठाया गया है, क्षेत्रवार चीजें सामने आई हुई हैं, हर एक क्षेत्र को दारोमदार दिया गया है। और ऐसे में अब जिस तरीके से 2024 को साधना है तो इसी कैबिनेट के जरिए और विकास कामों के जरिए 80 लोकसभा सीटों को बीजेपी साधने की कोशिश करेगी, योगी कैबिनेट साधने की कोशिश करेगी। देखते हैं कुछ पल। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा